Good morning to everyone. Today we discuss about the exercise solution of chapter 10 class 7 respiration in animals and plants. Warm welcome to everyone. Today we discuss the first question to end question of the exercises. The first question is, why does an athlete breathe faster and deeper than usual after finishing the race? देखिए, कोई भी इंसान खेलता है तो थकता है, ठीक है। तो खेलते समय जो बॉडी को एनर्जी चाहिए वो नॉर्मल जो हम लोग वर्क करते हैं उसके कंपैरिजन में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। मीन्स जो ऑक्सीजन का डिमांड होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो बस इसी को हम लोग सेंटेंस में लिखेंगे, ड्यूरिंग द एक्सरसाइज ड्यूरिंग द रन exercise, the demand of energy is high. The demand of energy is high, or we can say that the demand of oxygen is high. Okay, but there is sufficient amount of oxygen present in our body. During the run exercise, the demand of energy is high, or we can say that the demand of oxygen is high. Okay, that's why the athlete breathe faster and deeper than usual after finishing the race. That's why athlete breathe faster and deeper than usual after finishing the race. After finishing the race. Okay, that is the answer of question number 1. ठीक है, हम लोग इजी लिखेंगे, ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बातों को नहीं लिखना है क्योंकि साइंस है। पॉइंट वाइज आंसर लिखे उतना ही अच्छा होगा। ओके, नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज लिस्ट द डिफरेंस एंड सिमिलरिटीज. उसमें सिमिलरिटीज पॉइंट्स बताने, डिफरेंस बताने किसमें बिटवीन द एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन. ओके, तो इसमें आप पहले डिफिनेशन लिख सकते हो जो कि डिफरेंस में आपका आ जाएगा. एनारोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है मैंने आपको बताया था क्लास में जब मैं पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने बताया था कि एनारोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है. ओके, तो पहले हम लोग लिखेंगे इसके सिमिलरिटीज के बारे में और पॉइंट्स को देखेंगे. इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन दोनों में क्या होता है, फूड इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी. अभी हम लोग ये बात नहीं करेंगे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किस में होगा, बट दोनों में क्या होता है, फूड ब्रोकन डाउन होता है, फूड का ब्रोकन डाउन होता है. और आपको पता है कि जब फूड ब्रोकन डाउन होता है तो उससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है. ओके, तो इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन, और वी कैन से दैट इन बोथ केसेस एरोबिक एंड anaerobic food is broken down to release energy. Okay, that is the similarities between the both respiration, that is aerobic and anaerobic respiration. Okay, now we write the difference between the both respiration, that is aerobic and anaerobic respiration. दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे. पहला आपको पता था कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, दूसरा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है. तो उसी को पहले लिखेंगे, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन. एरोबिक रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन द presence of oxygen. Okay, and next point about the aerobic respiration is energy released
एनर्जी जो रिलीज होता है वो हायर अमाउंट में रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज्ड इन हायर अमाउंट, एनर्जी रिलीज्ड in large amount. Okay, that is the second point about the anaerobic respiration. Now we talk about the anaerobic respiration. Anaerobic respiration means the respiration which takes place in the absence of oxygen. Respiration which takes place in the absence of oxygen. Okay, now we take the next point about the anaerobic respiration. The energy released in lesser amount. ठीक है, जो एनर्जी रिलीज होता है वो कितना होता है, उसके अमाउंट में कम होता है, in lesser amount. Okay, that is the difference between the anaerobic and anaerobic respiration. Now we discuss about the question number 3. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट कि हमें स्नीज क्यों होता है, जो छींक आती है वो क्यों आती है। देखिए, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं इन्वायरमेंट में, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जब आप बाहर जाते हो या फिर आपके घर में कभी धुआं होता है या फिर कोई डस्ट पार्टिकल आपके नाक में चला जाता है तो उस समय क्या होता है, गुदगुदी टाइप की होती है, मतलब कि इरिटेटिंग होती है। इरिटेटिंग होने के कारण क्या होता है कि आपको छींक आता है। ओके, तो इसी को हम लोग लिखेंगे सेंटेंस में कि वी ऑफन स्नीज व्हेन वी इनहेल अ लॉट ऑफ डस्ट लेडन एयर बिकॉज we sneeze because क्यों होता है बताइए, because the dust particle irritate the lining of nasal cavity, irritate the lining of nasal cavity. Okay, we sneeze because the dust particle irritate the lining of nasal cavity. That's why we sneeze. तभी हमें क्या होता है, छींक आती है. Now we discuss the question number 4. Now we discuss the question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि टेक 3 टेस्ट ट्यूब. हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब है. मान लिया जाए हमारे पास क्या है, 3 टेस्ट ट्यूब है. ओके, दैट इज ए एंड दैट इज बी एंड दैट इज सी. ओके, वी हैव 3 टेस्ट ट्यूब. हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब है जिसमें क्या बोल रहा है कि फिल ईच ऑफ देम विथ वाटर. सब में क्या भरा हुआ है, वाटर है. ओके, सब में क्या है, वाटर है. सब में क्या है, वाटर है. ओके, और सब में क्या है, वाटर है. ओके, तो वाटर तो कॉमन है सब में है, लेकिन लेबल देम ए बी एंड सी एंड कीप अ स्नेल इन टेस्ट ट्यूब ए. टेस्ट ट्यूब ए में क्या बोला गया कि इसमें स्नेल को आप डाल दीजिए. ठीक है, आपने स्नेल तो देखा होगा, बारिश के मौसम में नॉर्मली दिख जाता है. उसके बाद स्नेल को आपने टेस्ट ट्यूब ए में डाल दिया. ओके, ए वाटर प्लांट इन टेस्ट ट्यूब बी. इसमें क्या डालना है, वाटर प्लांट. ओके, एंड सी में क्या डालना है कि वाटर प्लांट इन टेस्ट ट्यूब बी एंड इन सी कीप स्नेल एंड प्लांट बोथ. इसमें क्या आपका स्नेल भी है और प्लांट भी है. ओके, तो हमको ये प्रॉपर्टीज याद रखना है कि प्लांट को क्या चाहिए और स्नेल को क्या चाहिए. स्नेल एक एनिमल्स के ग्रुप्स में आता है, तो उसको हम लोग को ध्यान रखना है कि स्नेल रिलीज क्या करेगा, बताइए, CO2 रिलीज करेगा या ऑक्सीजन रिलीज करेगा. हमको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए. हम क्या रिलीज करते हैं, CO2. तो स्नेल क्या रिलीज करेगा, CO2. ओके, स्नेल क्या रिलीज कर रहा है, CO2, एंड प्लांट क्या रिलीज कर रहा है, O2. ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे केवल क्या है, यहाँ पे वाटर है. वाटर में क्या पाया जाता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन. आपको पता है, तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है वाटर में. और इसको वाटर प्लांट को क्या चाहिए बताइए, इसको क्या चाहिए, CO2 चाहिए. ओके, और
यहाँ पे स्नेल है, स्नेल को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, इसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और इसको क्या चाहिए, वाटर में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ओके, तो ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है और स्नेल को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। और आपको यही चीज़ देखना है कि किसको क्या चाहिए और किसको क्या नहीं चाहिए, उसके हिसाब से हम लोग क्वेश्चंस को अकॉर्डिंगली बना लेंगे इजीली। ओके, तो हम बोलना चाह रहे थे कि टेस्ट ट्यूब ए विल हैव द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ CO2। इसमें ए में क्या है हमारा कि हायर कंसंट्रेशन ऑफ CO2 प्रेजेंट है, बिकॉज यहाँ पे क्या हमारे पास ऑक्सीजन तो रिलीज हो रहा है, स्नेल क्या रिलीज कर रहा है, स्नेल यहाँ पे देगा CO2। ओके, तो स्नेल CO2 रिलीज करेगा, ठीक है। तो स्नेल को जो CO2 चाहिए, स्नेल के द्वारा जो CO2 रिलीज हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, CO2 का जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होगा। तो टेस्ट ट्यूब ए विल हैव द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ CO2 बिकॉज स्नेल विल टेक इन ऑक्सीजन। स्नेल क्या किया, ऑक्सीजन को ले लिया एंड गिव्स आउट CO2, ठीक है। तो इसमें आपका क्या होगा, स्नेल के द्वारा जो आपको CO2 रिलीज हो रहा है, ये इसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और रिलीज क्या कर रहा है, CO2, रिलीज क्या कर रहा है, CO2। तो ए वाले में CO2 की मात्रा ज़्यादा होगी, तो लिखेंगे ए टेस्ट ट्यूब, ठीक है, ए विल हैव द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ CO2, ठीक है। तो ए विल हैव अ हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ CO2। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द बी टेस्ट ट्यूब। ओके, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि इसमें हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ CO2 क्यों है, क्योंकि स्नेल क्या रिलीज कर रहा है, CO2 रिलीज कर रहा है, और वहाँ पे CO2 को यूज करने वाला कोई भी नहीं है। ओके, अगर वहाँ प्लांट होता तो प्लांट क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता CO2 को, क्योंकि प्लांट को तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, है ना। CO2 मीन्स व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे क्या वाटर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन तो स्नेल ले रहा है, लेकिन CO2 जो रिलीज कर रहा है वहीं पे रह जा रहा है। ओके, बी में क्या है हमारे पास, वाटर है, वाटर में क्या ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वाटर में क्या है, ऑक्सीजन किस फॉर्म में रहता है, तो डिजॉल्व लिख दें यहाँ पे। ओके, डिजॉल्व ऑक्सीजन मतलब घुलनशील ऑक्सीजन जो वाटर में घुला हुआ पाया जाता है। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन आपका किसमें प्रेजेंट है, बी में प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या, वाटर प्लांट, प्लांट क्या कैरी करेगा, उसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, है ना, ऑक्सीजन चाहिए ना, बिल्कुल गलत, प्लांट को क्या चाहिए, CO2 चाहिए। ओके, तो प्लांट को जो CO2 चाहिए, तो प्लांट को CO2 कहाँ से मिलेगा, तो वही हम लिखना चाह रहे थे कि इन टेस्ट ट्यूब बी एंड सी द CO2 विल बी यूटिलाइज्ड बाय द वाटर प्लांट। ओके, तो सी, बी और सी में जो CO2 है वो आपका यूटिलाइज किसके द्वारा होगा, वाटर प्लांट के द्वारा यूटिलाइज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे इन टेस्ट ट्यूब, यहाँ पे आपका वाटर प्लांट भी है और स्नेल भी है। तो स्नेल क्या करेगा, बताइए, स्नेल क्या करेगा, ऑक्सीजन को यूज कर लेगा, ठीक है, ऑक्सीजन को यूज कर लेगा, ठीक है। तो यही हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि टेस्ट ट्यूब बी एंड सी, इन टेस्ट ट्यूब बी एंड सी द CO2 विल बी यूटिलाइज्ड बाय द वाटर प्लांट फॉर सिंथेसाइजिंग फूड। ओके, तो ये जो स्नेल जो रिलीज करेगा CO2, स्नेल के द्वारा जो CO2 रिलीज होगा, ये वाटर प्लांट इसको क्या करेगा, यूज कर लेगा, ठीक है। द CO2 and the CO2 यूटिलाइज, द CO2 किसके द्वारा हो जाएगा, यूटिलाइज्ड हो जाएगा, किसके द्वारा, CO2 विल बी यूटिलाइज्ड बाय, CO2 विल बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स फॉर प्रिपेयरिंग फूड। ओके, तो टेस्ट ट्यूब बी एंड सी में क्या होगा, CO2 यूटिलाइज्ड हो जाएगा। ओके, हैंस देयर विल बी लेस कंसंट्रेशन ऑफ CO2, तो लेस कंसंट्रेशन ऑफ CO2 किसमें पाया जाएगा, बी एंड सी में। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि ए विल हैव अ हाईएस्ट कंसंट्रेशन होगा CO2।
टू का, ए में ज़्यादा होगा। नाउ वी डिस्कस दी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि कॉकरोच में जो एयर इंटर्स करता है बॉडी में वो किसके द्वारा करता है। मैंने आपको बताया था कि जो कॉकरोच में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं, स्पाइरिकल्स के द्वारा होता है। स्पाइरिकल्स क्या होता है बच्चों, स्पाइरिकल्स होता है जो बॉडी के साइड में उसके छोटे छोटे क्या होते हैं, होल्स होते हैं, उसको स्पाइरिकल्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो स्पाइरिकल्स उसके द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजन उसके बॉडी में जाता है और पूरे बॉडी सेल्स में कैसे फैलता है, स्पाइरिकल्स के पास ट्रैकिया में जाता है, ट्रैकिया के बाद पूरे बॉडी सेल्स में फैल जाता है। मीन्स उसके बॉडी में हर एक सेल्स के पास ऑक्सीजन पहुंच जाता है और उसी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सलेशन होता है। मतलब CO2 कैसे रिमूव होता है उसके बॉडी के द्वारा, तो सेल से फिर ट्रैकिया, ट्रैकिया से फिर स्पाइरिकल्स के द्वारा ही क्या होता है, बाहर हो जाता है। मीन्स जहाँ से ऑक्सीजन एंटर कर रहा है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव हो रहा है। ओके, तो आपसे क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि इन कॉकरोच एयर इंटर्स द बॉडी थ्रू, किसके द्वारा इंटर्स कर रहा है। तो उसका आंसर क्या दिया है आपका, ऑप्शन नंबर दिया है आपका पहला लंग्स, दूसरा दिया है गिल्स, तीसरा दिया है स्पाइरिकल्स, फोर्थ दिया है स्किन। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, स्पाइरिकल्स। ओके, नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज दैट ड्यूरिंग A, and now we discuss the question number 5B। क्वेश्चन नंबर 5 का बी में देखेंगे क्या दिया है कि ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स। ठीक है, जो ऐठन होता है, कभी कभी हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, थाई पे या फिर पैर के किसी भाग या हाथ पे, कंधे पे क्या होता है, क्रैम्प्स हो जाता है। इन द लेग्स, बट क्वेश्चन में दिया इन द लेग्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ, पैर में जो क्रैम्प्स होता है वो क्यों होता है, वो मैंने आपको बताया था एक बार क्लास में पढ़ाते समय कि जो एक्यूमुलेशन होता है किसका, लैक्टिक एसिड का होता है, जिसके कारण क्या होता है, क्रैम्प्स हमारे बॉडी में या फिर किसी बॉडी पार्ट्स के, जैसे यहाँ पे लेग दिया तो लेग में होता है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना, ये आपके एग्जाम्स में हर एक बार पूछा जाता है 1 मार्क्स में। ओके, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, लैक्टिक एसिड। नाउ वी डिस्कस द अदर पॉइंट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5C। नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग रेट, नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग रेट पर मिनट इन एन एवरेज एडल्ट पर्सन एट रेस्ट। देखिए जो ब्रीदिंग रेट होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन ब्रीद इन अ मिनट। 1 मिनट में जो इनहेलेशन एक्सहेलेशन जो होता है वो जितना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग रेट बोलते हैं। ओके, और रेस्ट पोजीशन पे कोई अगर इंसान है, कोई व्यक्ति है या फिर कोई जानवर का भी आप एग्जांपल ले सकते हो, तो जो रेस्ट पोजीशन होगा और हैवी एक्सरसाइज के बाद होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्यों, क्योंकि हैवी एक्सरसाइज के दौरान इनहेलेशन एक्सहेलेशन का जो प्रोसेस हो काफ़ी फास्ट होता है और रेस्ट पोजीशन पे क्या होता है, आराम से लोग सांस ले रहे होते हैं। ठीक है, मतलब इनहेलेशन एक्सहेलेशन क्या होगा, दोनों केस में अलग अलग होगा। इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है कि नॉर्मल रेंज क्या होता है। मीन्स आप रेस्ट पोजीशन पे हो तो उस समय आपकी जो ब्रीदिंग रेट पर मिनट होगा वो कितना होना चाहिए या फिर होता है। ओके, तो पहला ऑप्शन दिया 9 to 12, सेकेंड ऑप्शन दिया 15 to 18, थर्ड ऑप्शन इज 21 to 24 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 30 to 33। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो आपके बुक में दिया है दैट इज 15 to 18 टाइम्स पर मिनट। ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5C। 15 to 18 इज द राइट आंसर। ओके, 15 to 18 टाइम्स हम यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे क्योंकि आपके ऑप्शन में नहीं दिया है। 15 to 18 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, कब, नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग, नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग। ओके, क्योंकि आपका नॉर्मल रेंज। ठीक है, नाउ वी डिस्कस द अदर पॉइंट दैट इज क्वेश्चन नंबर 5D। क्वेश्चन नंबर 5 का जो डी है आपका क्या है वो देखेंगे, ड्यूरिंग एक्सलेशन, जब इंसान सांस लेता है और सांस को छोड़ता है, मित ऑक्सीजन को लिया, CO2 रिलीज किया, तो उस समय जो हमारा बॉडी पोस्चर है, मतलब हमारे जो बॉडी के कौन से पार्ट्स है जो काम करते हैं। वैसे तो बहुत सारे पार्ट्स काम करते हैं बट आपको इसमें पूछा गया रिब्स के बारे में। आपको पता है कि रिब्स कितने होते हैं, 12
पेयर्स ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, जब आप क्लास 12th में जाओगे तो आपको वहाँ पे फ्लोटिंग रिब्स भी मिलेंगे, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिब्स मिलेंगे, मतलब डीप स्टडी आपको रिब्स के बारे में पता चलेगा। ओके, तो यहाँ पे आपका जो दिया है कि ड्यूरिंग एक्सलेशन द रिब्स का जो पोजिशन होता है वो कैसा होता है। तो पहले हम बेसिक पॉइंट याद रखेंगे जो आपके क्लास में आपको जानना चाहिए कि देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स। मैंने कहा आपको 12 पेयर्स मीन्स व्हेन वी टॉक अबाउट द टोटल नंबर ऑफ रिब्स, जब हम टोटल नंबर ऑफ रिब्स के बारे में बात करते हैं तो टोटल जो होगा कितना होगा 12 पेयर्स मीन्स वन पेयर में कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो 12 पेयर्स की अगर बात करेंगे टोटल 24। तो अगर कोई आपसे पूछे, अगर एग्जाम में पूछे कि हाउ मैनी रिब्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स, तो आप वहाँ पे 12 पेयर्स भी लिख सकते हो और टोटल 24 भी लिख सकते हो। बट व्हेन देयर इज आस्क्ड कि हाउ मैनी पेयर्स ऑफ रिब्स, देन यू राइट 12 पेयर्स। हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ रिब्स, देन यू राइट 24। ओके, तो यहाँ पे आप लिख लोगे नोट में 12 पेयर्स ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स। ओके, नाउ इसी को अगर हम दूसरे तरीके से लिखें तो देयर आर total कोई बात नहीं सर, आइए। देयर आर टोटल 24 रिब्स, देयर आर टोटल 24 रिब्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग। ओके, तो ये हो गया आपका 24 रिब्स टोटल हो गए और ये आपके 12 पेयर्स हो गया। ओके, तो क्वेश्चन ने पूछा गया कि ड्यूरिंग एक्सलेशन जो रिब्स का पोजीशन होता है वो कैसा होगा। आप सांस लीजिए, मेरे साथ आप भी लीजिए। रिब्स क्या हुआ आपका, रिब्स कहाँ गया बताइए, एक्सलेशन नहीं है, ये इनहेलेशन है। इनहेलेशन में क्या हुआ, रिब्स ऊपर आया, आप सांस को छोड़ दीजिए, मतलब एक्सेल कर दीजिए, तो रिब्स कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड पोजीशन पे चला गया। तो यहाँ पे लिखेंगे ड्यूरिंग एक्सलेशन द रिब्स मूव डाउनवर्ड। ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। डी का आंसर क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग एक्सलेशन रिब्स मूव डाउनवर्ड। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 डी आंसर। ओके, नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों का जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका क्या दिया, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से मैच द फॉलोइंग में अगर आपके एग्जाम्स में कहीं पूछा जाता है तो देन यू राइट द करेक्ट आंसर। जो आप लिखोगे वो जस्ट आप उसके सामने लिखो, मैच करके मत लिखो, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो आपके जो एग्जामिनर्स होते हैं उनको नीट एंड क्लीन अगर नहीं दिखा, आपने मिला तो दिया, गलती से अगर आपने हौच पौच कर दिया, मीन्स खिचड़ी बना दिया वहाँ पे, तो वो देखने में दिक्कत होगी और खिचड़ी बनने के बाद फिर क्या होगा, आपके मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि आप जो करेक्ट आंसर होगा आप उसके सामने लिख दिया करो। ओके, तो फर्स्ट आपका दिया है ईस्ट। ईस्ट में आपका आंसर क्या होगा, अल्कोहल होगा, क्योंकि ईस्ट का यूज़ जो है अल्कोहल बनाने के लिए किया जाता है, डेट इज सैचरोमाइसिस सर्विसेज, जो क्लास 12th में आपको मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है आपका डायफ्राम। डायफ्राम किसका, चेस्ट कैविटी में आएगा। ठीक है, ये सब आपको मैंने बताया है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन वाले पार्ट में। नेक्स्ट है आपका स्किन। स्किन का आंसर क्या होगा, अर्थवार्म होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है कि अर्थवार्म जो है क्या है, हमारा फार्मर्स फ्रेंड है और उसमें जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो होते हैं वो स्किन के द्वारा होता है। उसके मॉइस्ट स्किन होते हैं, पतला सा स्किन होता है, जिसके हेल्प के द्वारा अर्थवर्म इजिली एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर सकता है। मीन्स इन द केस ऑफ अर्थवर्म द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बाय द हेल्प ऑफ स्किन। ओके, दैट्स व्हाई वी राइट अर्थवर्म। नेक्स्ट वन इज लीव्स। लीव्स तो आपको पता है, आपने देखा है लीव्स क्या है, पत्ता बोलते हैं इसको, और ये क्या हमारा फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। लीव्स से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, लीव्स में सेल्स पाए जाते हैं, स्टोमेटा होता है, ये सब बातें आपको मैंने पहले पढ़ाया है। ठीक है, तो स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा एज अ टेनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स विच हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दैट इज कॉल्ड स्टोमेटा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, लीव्स में, लीव्स के सामने बोलिए क्या लिख दें, स्टोमेटा लिख दें, क्योंकि स्टोमेटा किसमें प्रेजेंट होता है, लीव्स में प्रेजेंट होता है। लीव्स में छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द फिश। फिश में क्या होता है आपका, गिल्स प्रेजेंट होता है,
ठीक है। गिल्स किस में प्रेजेंट है? आपका फिश में प्रेजेंट है। फिश कहाँ रहता है बताइए? डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होता है, मीन्स पानी में क्या होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन पाए जाते हैं, घुला हुआ ऑक्सीजन होता है, जो कौन कैरी करता है? फिश। ठीक है। फिश का जो गिल्स है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है, और ब्लड वेसल्स के द्वारा वो क्या करते हैं? आसानी से पानी को फिल्टर कर लेते हैं, नहीं तो क्या होगा, पूरा पानी मछली के अंदर घुस जाएगा, है ना। तो मीन्स गिल्स क्या करता है? हेल्प टू फिल्टर द ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, ओके, दैट इज डिजॉल्व ऑक्सीजन। दैट्स वाई वी राइट, फिश के सामने हम लोग ने क्या लिखा? गिल्स लिखा, क्योंकि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ओके, वो किसके द्वारा होता है? इसमें गिल्स के द्वारा होता है। फ्रॉग में लिखेंगे, फ्रॉग में आपको मैंने बताया था कि फ्रॉग जो है लंग्स और स्किन दोनों ऑर्गन्स को यूज़ कर सकता है, मतलब लंग्स के द्वारा भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगे और स्किन के द्वारा भी होता है, ओके। यहाँ पर हो जाएगा लंग्स एंड स्किन। नाउ वी राइट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका काफ़ी इजी है, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स। जब बच्चा जन्म लेता है 1 क्लास से ट्रू एंड फॉल्स स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है आपका, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीदिंग रेट ऑफ ए पर्सन स्लोज डाउन, ठीक है। हैवी एक्सरसाइज के दौरान बोल रहा है कि जो ब्रीदिंग रेट है पर्सन का, क्या वो कम हो जाता है? ये तो बिल्कुल गलत बात है। जब आप खेलते हो तो थक जाते हो, जिससे क्या होता है, सांस आप क्या करते हो, तेज तेज से लेते हो, फास्ट होता है उस समय। किस समय? खेलने के समय। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 7 का स्टेटमेंट नंबर 2। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है? स्टेटमेंट नंबर 2 बोलता है प्लांट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग द डे एंड रिस्पायरेशन ओनली एट नाइट, ओके। तो ये आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स, क्योंकि आपको पता है कि प्लांट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग द डे एंड रिस्पायरेशन जो होता है वो डे एंड नाइट, मतलब खाना तो डे के समय बनाता है क्योंकि उस समय उसको सनलाइट चाहिए, किसको? प्लांट्स को। लेकिन रिस्पायरेशन जो प्रोसेस होता है प्लांट्स में वो डे एंड नाइट दोनों टाइम होता है। तो दैट्स वाई सेकेंड स्टेटमेंट भी क्या होगा आपका? फॉल्स होगा, ओके। नाउ वी डिस्कस अबाउट द थर्ड स्टेटमेंट, दैट इज फ्रॉग ब्रीथ थ्रू देयर स्किन एज वेल एज द लंग्स, ठीक है। तो ये तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, मैच द फॉलोइंग में, कि लंग्स एंड स्किन दोनों का इस्तेमाल कौन करता है? मेढक, ओके। मेढक बोलते हैं ना, ठीक है। मेढक का एक कहानी के बचपन में बोला जाता था, जैसे हम लोग की तरफ में, कि अगर मेढक के ऊपर चढ़ गए तो कान क्या होगा? कान बहने लगेगा, है ना। ये सब बातें सुन के हम लोग को भी बहुत डर लगता था, मेढक को मारना नहीं है, पैर के नीचे नहीं आना चाहिए, है ना। तो ये हो जाएगा आपका थर्ड स्टेटमेंट का हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, है ना। ट्रू क्यों होगा? क्योंकि इसमें लंग्स एंड स्किन दोनों को यूज करता है, ओके। नाउ वी डिस्कस द फिफ्थ स्टेटमेंट। फिफ्थ स्टेटमेंट क्या है आपका? द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीज ड्यूरिंग इनहेलेशन। बच्चा आप सांस लेके देखो, सांस लो, चेस्ट कैविटी क्या हुआ? ऊपर की तरफ आया, मतलब इसका जो साइज है वो क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही होगा। देखिए, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए इनहेलेशन और एक्सहेलेशन से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और प्रैक्टिकल बेसिस है तो आप करके देखो। अगर पूछा जाए कि इनहेलेशन के द्वारा जब आप इनहेल करते हो, इनहेलेशन के दौरान जो आपका रिब्स का मूवमेंट है वो ऊपर होगा या नीचे होगा? आप इनहेल करके देखो एयर को, रिब्स का पोजीशन क्या हुआ? ऊपर आया। जब एक्सेल करते हो तो नीचे आता है। तो इन सब क्वेश्चन को आप वहाँ पे प्रैक्टिकल भी करके देखो, तब बनाओ, है ना, तब कि गलत आपका नहीं होगा, ओके। तो फिफ्थ का आंसर क्या होना चाहिए? साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीज ड्यूरिंग इनहेलेशन इज एब्सोल्युटली राइट, दैट इज ट्रू, ओके। तो ये आपका हो जाएगा ट्रू आंसर, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 में जो आपका उस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। तो हम लोग 9th के डिस्कशन करेंगे। 9th का क्वेश्चन आपका, द माउंटेनर्स कैरी ऑक्सीजन विद देम बिकॉज। आपने एक एडवर्टीजमेंट देखा होगा, शायद वो रस्सी का एक एडवर्टीजमेंट आता है जिसमें एक माउंटेनर क्या करता है, रस्सी के सहारे पहाड़ पर चढ़ते हुए दिखाता है और उसके बैग में क्या होता है? एक माउंटेन ऑक्सीजन के ये होते हैं, उसको एक टैंक टाइप का बोल सकते हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर, दैट इज ऑक्सीजन सिलेंडर उसके पीठ पे होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से भी आपके दिमाग में कहीं कभी आता होगा कि ये क्यों रखते हैं अपने
पीछे में, है ना। ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जब माउंटेनर जैसे तो ऊपर चढ़ते हैं तो हाइट बढ़ता जाता है, हाइट बढ़ता गया और जैसे जैसे वो ऊंचाइयों की तरफ जाते हैं तो ऑक्सीजन जो है ग्राउंड की तुलना में क्या होता है, कम होता चला जाता है। मीन्स पर्सन को तो ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, जीने के लिए ज़रूरी है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो ग्राउंड लेवल पे जो ऑक्सीजन है उसके कंपेरिजन पे जो है वो जैसे जैसे हाइट की तरफ जाएगा ऑक्सीजन क्या होता है, कम होता जाता है और इंसान की मृत्यु हो सकती है। इसलिए वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर को लेके जाता है। ओके, नाउ वी डिस्कस द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज द माउंटेनर्स carry oxygen with them because option number 1 is at an altitude means height, at an altitude of more than